नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। वे सभी विद्यार्थी जिनके पाठ्यक्रम में छायावाद आ रहा है, तो उनके लिए छायावाद के 3 प्रमुख स्तंभों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहले भी नाम बता चुकी हूँ, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि इस युग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम निराला जी के बारे में जान चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं जो कि प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में है। शुरू करते हैं। पंत जी के सामान्य परिचय से हम बात को आरंभ कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 को कूर्मांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में हुआ है और इनका जो समय है वो सन 1900 से 1977 माना जाता है ईस्वी सन में। और इनकी यदि काव्य यात्रा का विकास के बारे में हम जानकारी लें तो सन 1916 से लेकर 1977 तक का काल जो है वो पंत जी की काव्य यात्रा का काल है, जिसमें इन्होंने अपना साहित्य रचा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब छायावाद का आरंभ होता है तो सन 1916 या 1918 इन दोनों समय को लेकर के कुछ आलोचकों में मतभेद भी है। और इसका जो अंतिम समय है, यानी पूर्वापर सीमा और अंतिम सीमा जैसे अपन बात करते हैं, तो पूर्वापर सीमा जो है वो सन 1916 इसलिए मानी जाती है क्योंकि जूही की कली का प्रकाशन सन 1916 में होता है, परंतु सामान्य आलोचक इसका आरंभ सन 1918 से मानते हैं, क्योंकि हम झरना का जब प्रकाशन होता है, क्योंकि जूही की कली का प्रकाशन आरंभ में हो नहीं चुका था, इस पर अश्लीलता का आरोप लगा था और सन 1918 में झरना का प्रकाशन होता है, तभी से हम इस युग का आरंभ मानते हैं। तो ये जो यात्रा है सन 1918 यानी पूर्वापर सीमा 1916 या 1918 और जो अंतिम सीमा है इसकी वो सन 1936 या 1938। सिर्फ एक नगेंद्र जी हैं जो सन 1938 तक इसको खींच के ले जाते हैं। बाकी सामान्य आलोचक जो हैं, सभी रामचंद्र शुक्ल की बात करें या राम कुमार वर्मा की बात करें, तो 1936 तक ही मानते हैं, क्योंकि 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। तो इसकी अवधि जो है 1916 से 36 तक हम सामान्यतः मान सकते हैं। लेकिन पंत जी का जो काव्य यात्रा है वो सन 1977 में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इनकी मृत्यु 1977 में हो चुकी है। तो उच्छ्वास से लेकर के लोकायतन तक 1964 तक की रचनाएं जो है उनके पड़ाव में ये छायावादी रूप में, प्रगतिवादी रूप में, अंतश्चेतनावादी रूप में और नव मानवतावादी 4 प्रकार के रूपों के इनके दर्शन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पंत जी के आरंभ में सौंदर्यवादी, फिर प्रगतिवादी और फिर अंत में आते आते ये अध्यात्मवादी हो गए। इनके अंतिम दौर में नई कविता का समय आया, अतः इनकी कुछ कविताएं नई कविता से संबंधित भी है। सत्यम, शिवम, सुंदरम की जहाँ हम बात करते हैं तो ये सुंदरम के अधिक नज़दीक हैं। इनका क्रम सुंदरम, शिवम और सत्यम की ओर चलता है, यानी कि इनका काव्य विकास मुख्यतः 3 दिशाओं में सौंदर्य, प्रगति और अध्यात्म। इसी के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है। प्रथम जो सोपान है इनका वह छायावादी सोपान है, जहाँ पर ये अपनी काव्य यात्रा उच्छ्वास से आरंभ करते हैं सन 1922 से, और उसी के बाद वीणा सन 1927, पल्लव सन 1926, ग्रंथि सन 1929 और फिर गुंजन यानी सन 1932 में इनकी गुंजन कृति आती है। और ये सभी छायावादी कृतियाँ हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है कि छायावादी प्रमुख पंत जी की प्रमुख छायावादी कृतियों के बारे में लिखें, तो आपको आना चाहिए। और साथ ही कभी कभी इनका काल यानी कब ये प्रकाशन इनका कब हुआ, प्रकाशित कब हुई, इस बारे में प्रश्न भी आता है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तब आप पाएंगे कि इन रचनाओं का क्रम बहुत बार, यानी नेट आदि की यदि परीक्षा देखें हम, तो इन कृतियों का क्रम पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये सभी जो कृतियाँ आपके सामने लिखी हैं वो क्रम से लिखी हैं। दूसरा इनका सोपान है प्रगतिवादी, जहाँ पर ये इनका स्वर जो है छायावाद से हटकर प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गया है, जहाँ पर युगांत, जहाँ पर एक युग के अंत की घोषणा करते हैं। ये सन 1936 मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हो जाती है, यहाँ से एक छायावादी युग का अंत हो जाता है। तो इनकी कृति का नाम भी युगांत है। उसके बाद चलती है युगवाणी और ग्राम्य, सन 1939 और 40 में प्रकाशित होती है। अब तीसरे सोपान की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर इनका
इनकी कविताओं का जो स्वर है वो अंतश्चेतनावादी होता चला गया, जहाँ पे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत, इसे हम स्वर्ण काव्य नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि छायावाद युग में स्वर्ण काव्य के रचयिता कौन थे, इसलिए भी आपको यहाँ बताया कि स्वर्ण काव्य जो है पंत जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा युगपथ जो सन 1949 में आती है, वो भी इनकी अंतश्चेतनावादी है। अब आते हैं नव मानवतावादी स्वर की ओर, जहाँ पे नवीन युग का सूत्रपात होता है। उत्तराकृति से सन 1949 में, उसके बाद कला और बूढ़ा चांद सन 1959 में, अंतिमा जो कि इनकी 1955 में आई, चिदम्बरा जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्यार्थियों हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस कृति पे मिला है वह चिदम्बरा है, और वो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। उसके बाद लोकायतन आती है सन 1964 में। यह लोक ग्राहकता है कि छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतना, नव मानवतावाद, ये सभी रूप उनके काव्य में प्रकट हो जाते हैं और अंततः आते आते नव मंगलकारी वृत्ति को सूचित करते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर, क्योंकि परीक्षा में जिस तरह का सवाल बन रहा है तो या तो ऐसा बनता है प्रकृति के चितेरे कवि हैं पंत, या प्रकृति कवि के रूप में पंत को जाना जाता है, इस तरह का भी बनता है, या फिर संपूर्ण काव्यगत विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है वो आज आपको इसमें मिलेगा। देखिए, जब भी हम किसी भी कवि की विशेषताएं लिखते हैं, मैं बार बार ये बात हर वीडियो में कह रही हूँ कि जब भी किसी कवि की विशेषताएं लिखिए, चाहे आप भावगत लिखिए चाहे आप कलागत लिखिए, है ना, तो उस कवि की विशेषताओं को बिंदु दीजिए और साथ में उस कवि की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां उसके अंदर अवश्य डालिए, किसी भी कृति की हो, जिससे ये तय हो कि जिस बिंदु का वर्णन कर रहे हैं उस संबंध में आपको पंक्तियां भी याद है। यदि आप पंक्तियों का वर्णन उसमें नहीं करते हैं तो आपका उत्तर अपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसी पंक्तियां आपको छांटनी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आपको दे दिए। ऐसी पंक्तियां ही छांटनी है जो आपको आसानी से याद भी हो जाए, लेकिन याद होने के साथ साथ वो उस बिंदु से संबंधित भी होनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत प्रसिद्ध पंक्ति सबसे पहले आपको लिया है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे गाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये गाल जाल भी है और कहीं कहीं बाल जाल भी मिलता है लिखा हुआ। तो ये वीणा कृति की मोह शीर्षक कविता है, मतलब कविता का शीर्षक है मोह और कृति का नाम है, यानी इनके काव्य संग्रह का नाम है वीणा। ये दोनों ही मैंने आपको दे दिया क्योंकि इस संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रकृति काव्य में प्रकृति के विविध रंगों के चित्र मिलते हैं और साथ ही उन्होंने प्रकृति को अपनी कल्पना से संजोया और संवारा भी है, और प्रकृति उससे समवयस्क बालिका जैसी लगती है। उसने उसके गले में बाहें डालकर अपना जीवन का अनुभव किया है। इस प्रकार इनकी कविताओं में पंत जी की प्रकृति के प्रति ऐसा मोह और आकर्षण अभिव्यक्त हुआ है कि उसके समक्ष वे सुंदरी रमणी की भी उपेक्षा करने के लिए तैयार है। दूसरी पंक्ति देखिए, नीली हरी छांव में छिप सपनों के पंख खोलती धरती से सेऊंगा, क्योंकि अल्मोड़ा में जन्मे थे और अल्मोड़ा के प्रकृति प्रदेश में रहने वाले कवि के हृदय में प्रकृति के प्रति मोह न हो ऐसा तो संभव नहीं था। इसी मोह के कारण पंत जी प्रकृति से अपने को हटाकर यानी विलग करके नहीं देख पाते। आज भी वह उनकी नीली हरी छांव में छिपकर सपनों के पंख खोलकर धरती को लेने की कामना करना चाहते हैं। तो इसी तरह की अगली पंक्ति देखिए, किस स्वर्ण किरण की करुण कोर कर गई इन्हें सुख से विभोर। गुंजन कृति से ली गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जहाँ पर कवि जीवन आदर्श की ओर झुकता सा नजर आता है, लेकिन उसका उदास मन प्रकृति में ही सुख का अनुभव करता है। अब जब हम युगांत की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे तो नई समस्याएं उठने लगती है और वह प्रकृति के पतझड़ के उपरांत बसंत लाने की भी कामना करता है। कंकाल जाल नभ में कैसे फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, इस प्रकार की पंक्तियां भी उनकी मिलती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति कवि हैं और प्रकृति से गहरा लगाव होने के कारण इनके काव्य से यदि प्रकृति को हम निकाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि पंत जी की काव्य में कुछ रह ही नहीं गया शेष। यानी आप इनके किसी भी चारों जो मैंने आपको बताए पड़ाव इनके काव्य के, उनमें कहीं भी आप उठा लीजिए, आपको प्रकृति से नाता तोड़ते हुए नहीं मिलते। देखिए, तरुवर में छाया अनुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कहीं छठी नव कविता सी। ये छाया
कृति से ली है इनकी पंक्तियाँ। इसमें भी देख लीजिए कि आप, वो अपने काव्य में कुछ कहने के लिए जो कह रहे हैं वो प्रकृति के माध्यम से ही कहते हुए प्रतीत होते हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। मैंने आपको बताया ये सत्य और शिव से ज़्यादा सुंदरम के कवि हैं। ये आरंभ से ही सौंदर्यवादी रहे। इस दृष्टि से जो वीणा है उनकी प्रथम रचना, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे दुधमुहा प्रयास या बाल कल्पना कहना ही हम उचित समझ सकते हैं, जहाँ कवि की प्रकृति से सरल प्रेम प्रकट हुआ है। कहीं ये वस्तु सौंदर्य की अपेक्षा भाव सौंदर्य, कहीं प्रार्थना, कहीं आत्मनिवेदन, कहीं विश्व प्रेम, कहीं प्रकृति से आत्मनिष्ठ इनका संबंध, कहीं नारी सौंदर्य, कहीं हिम शैली अटखेलियाँ करती हुई रश्मियाँ इनको दिखाई देती है। देखिए, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नव कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्कान। इन भावना के सूत्र में शब्द की गोटियां पिरोना जो है वो इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर वो रूप सत्ता प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक है, किंतु ग्रंथि में जब ये आते हैं, ग्रंथि इनकी कृति का नाम है, जहाँ पर आते हैं तो इनका रूप विशेषतया नारी रूप का उपासक बन बैठता है। इसमें कवि का जो है तारुण्य प्रकट हुआ है। नायक नायिका के मिलन के प्रस्फुटित पल्लवित होने का चित्रण देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे ऊपर उठे सहज नीचे गिर। अब इसकी अगली पंक्ति यदि आप देखते तो पुतलियों के प्रकंपित चोट ने दृढ़ किया मानव प्रणव संबंध। यहाँ पर ये जो नायक नायिका का मिलन भी है वो प्रकृति के माध्यम से ही बता रहे हैं, जहाँ पर रहस्य प्रिय बालिका अधिक सुरुचिपूर्ण और सुरंगपूर्ण बनकर मुग्धा युवती का हृदय पाकर जीवन के प्रति संवेदनशील है। तो इसमें छायावाद के बहिर्रंग की सर्वप्रथम परीक्षा हुई, इसीलिए इसे जो है पल्लव प्रकृति है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पंत जी की प्रथम प्रौढ़ रचना थी पल्लव, जिसे हम छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी कहते हैं, साहित्यकारों ने कहा है। अगली पंक्तियां देखिए कि विदुर उर के मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा भेजता मुझे मौन। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ये एक अव्यक्त सत्ता की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो उन्हें प्रकृति के नज़दीक बुलाना चाहती है, और ये अपनी समस्त पीड़ाओं का, समस्त कष्टों का, समस्त एकाकीपन का जो इलाज है, जो जिसे कहते हैं मरहम कह सकते हैं, वो प्रकृति में ही पाते हैं। अब आते हैं अगले बिंदु की ओर, कल्पनाशीलता। ये तो किसी भी कवि की विशेषता हो सकती थी, हमने इसे पंत में ही क्यों लिया? तो मैं आपको बता दूं कि पंत जी की जो कविताओं में कल्पना है वो विविध रूपों में उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे आप प्रथम पंक्ति देखेंगे कि उसका लंबा डील डॉल, हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी। यहाँ पर वह एक वृद्ध व्यक्ति का, ये बुड्ढा कविता से है, उस कविता का नाम वृद्ध वह बुड्ढा है, जिसमें ये एक दृष्टि कल्पना जिसे हम कहते हैं कि यानी वर्णन ऐसा है कि आपके सामने एक आकृति उभर के आती है, तो इस तरह की कल्पना को क्या कहा जाता है? दृष्टि कल्पना कहा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ विभिन्न कल्पना के जो रूप हैं वो पंत में समस्त मिलते हैं। पहला दृष्टि कल्पना का रूप है, देखिए लंबा डील डॉल। जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है एक लंबा सा ऐसा शरीर वाला ऐसा आदमी होगा, और इस तरह का एक वृद्ध व्यक्ति का वर्णन है कि ये भी कभी ऐसा रहा होगा, उसके बारे में चित्रण इन्होंने किया है। दूसरा देखिए, ये श्रुति कल्पना है। पहली दृष्टि कल्पना थी और दूसरा जो है वो श्रुति कल्पना है, जहाँ पर ये कह रहे हैं मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मतलब यहाँ पर ये नौका विहार कविता से लिया है, जहाँ पर देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे, मंथर मंथर, मृदु मंद मंद, ये ऐसे इन शब्दों से ध्वन्यात्मकता आती है, यानी ऐसा लगता है कि हम इन्हें सुन पा रहे हैं। अगली देखिए, आती भीनी तैलाक्त गंध, ऐसा लगता है घ्राण कल्पना है, घ्राण जिससे सूंघा जा सके, है ना। आती भीनी तैलाक्त गंध, जब वर्णन इन्होंने गंध का किया है, और कैसी गंध है? तेल युक्त, जैसा तिलहन के जो है खेत उनके पास से आती है, सरसों का हो या तिल का हो, तो वहाँ से जैसी खुशबू आती है वैसी खुशबू आ रही है, यानी घ्राण कल्पना है ना। अगली देखिए, मैं कितना पुलकित होता तुमसे बातें कर, ये रस की कल्पना है, जो बातों में उसे रस आ रहा है, ये उस सुख की, उस आनंद की, उस रस की कल्पना है। और अगला देखते हैं, लिपटा रहता गिरी पंजूर से, मांसल कली कुसुमों का
मार्दव। आप इस पंक्ति को देखेंगे तो आपको लगेगा स्पर्श कल्पना, ऐसा लगता है जैसे हमें एहसास हो रहा है कि उसको स्पर्श करके कैसा लगा होगा, है ना। तो ये अलग अलग तरह की कल्पना है, दृष्टि कल्पना, श्रुति कल्पना, ग्रहण कल्पना, रस कल्पना और स्पर्श कल्पना। ये समस्त रूप जो पंत जी में दिखाई देते हैं अन्यत्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इनकी जो रोमानी कल्पना है उसका रूप इनकी खुद की गीति पंक्तियां हैं, और हम कह सकते हैं इस आधार पर कि कल्पना का सन्निवेश उनकी आरंभिक रचनाओं से लेकर जो नवीनतम रचनाएं हैं वहाँ तक सभी में, चाहे वे छायावादी हो, प्रगतिवादी हो या लोक चेतनावादी हो, हर रूप में उनका कल्पनाशीलता का जो रूप है वो दिखाई देता है। बात करते हैं इनकी काव्य भाषा की। अगला बिंदु है हमारा काव्य भाषा। तो हम कह सकते हैं कि काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। देखिए पूरे ही छायावाद का यह विशेषता रही है कि काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है ना। हम कह सकते हैं इसको कि इन्होंने द्विवेदी युगीन व्याकरणिक जो भाषा थी उसको तराश दिया। पंत को इसका ध्यान रहा कि भाषा का और मुख्यतः कविता की भाषा का प्राण जो है वो राग है। यदि उसमें जटिल शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा तो वो दुरूह होती चली जाएगी, है ना। तो राग के पंखों की जो उन्मुक्त उड़ान है उसमें जो कविता रची जा सकती है वह इन्होंने पल्लव की भूमिका में इस बात को लिखा भी है। इन्होंने पंत ने राग के आकाश में शब्दों के पंख खोलकर उन्मुक्त उड़ान भरी है और सूक्ष्म गहन भावों के अनुकूल बड़ी सावधानी से उसका चयन किया है। गुप्त जी की खड़ी बोली की गरिमा को सिद्ध कर दिया, किंतु साहित्यिक भाषा की जो उन्हें जो पद मिला है जो कविता को, वो पंत जी के माध्यम से ही देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों में प्रत्यय लगाकर इन्होंने नवीन प्रयोग किए, है ना। शब्दों को एक नवीन बना दिया, शब्दों का संस्कार कर दिया। शब्द चयन, शब्द प्रयोग, शब्द संस्कार, शब्द बोध, इनका बड़ा ही अनूठा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे फेनिल, फेन से फेनिल, रंग से रंगिणी, तरंगिणी, ये शब्द जो है इन्होंने प्रयोग किए। और पंत की काव्य भाषा एक महत्वपूर्ण विशेषता इनकी और भी है कि इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण कर दिया। जैसे स्वर्णिम शब्द था तो उसको गोल्डन लिख दिया, सुनहरा स्पर्श था तो गोल्डन टच लिख लिया, है ना। इस तरह के जैसे इंग्लिश में प्रयोग हो रहा है ब्रोकन हार्ट, तो इन्होंने प्रयोग किया उसको हिंदी में भग्न हृदय। तो अंग्रेजी से उठाए शब्दों को हिंदी में बहुत तरीके से मतलब इस्तेमाल किया, और हिंदी में जो प्रयोग थे अंग्रेजी शब्दों को ही हिंदी में उन्होंने आसानी से ढाल करके उसका ऐसा प्रयोग किया कि बड़ी ही आसानी से बातों को समझा जा सके। अब और भी इसके अलावा है, अपने काव्य में कहीं कहीं इन्होंने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में और कहीं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग शब्दों में मनमाना प्रयोग किया इन्होंने, लेकिन वो बड़ा ही सुंदर और सहज लगता है। जैसे पल्लवों का यह सजल प्रभात आदि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग कर दिया। शब्द में ये लिंग वैचित्र्य वक्रता कहलाती है जो इनकी काव्य भाषा की विशेषता है। इसके अलावा कोमल कांत पदावली का प्रयोग होना, कोमल कांत यानी माधुर्य गुण से युक्त, सारा ही श्रृंगार का काव्य है तो ये तो सहज ही बात है कि उसमें माधुर्य गुण मिलेगा ही। तो नाद सौंदर्य में नवीन प्रयोग, इनकी वैचारिकता और नए शब्दों को गढ़ देना, ये और ऐसा वर्णन करना कि सामने चित्र उभर कर आए, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए यदि कविता में प्रश्न आता है कि काव्य शिल्प के बारे में बताइए या काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो आप इस तरह की विशेषताओं को बता सकते हैं। उसमें भाषा, छंद और अलंकार के बारे में बता सकते हैं। इनके अलंकार तो मैं आपको बता दूं कि समस्त छायावाद मानवीकरण अलंकार से भरा हुआ है ना। तो इनकी भी प्रकृति आपस में बात करती है, रंगिणी की तरह रहती है, हंसती है, खिलखिलाती है। तो ये सब मानवीय भावों का जहाँ जहाँ आरोप होगा ना, वहाँ आपको मानवीकरण अलंकार मिलेगा ही। और साथ में रस की बात करें, जहाँ माधुर्य है, मानवीकरण है, तो वहाँ तो श्रृंगार बड़ी ही सहजता से आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे काव्य जो है मानवतावाद की ओर बढ़ता चला जाता है, तो उसका स्वर भी, उसका रस भी, सभी कुछ बदलता चला जाएगा।